Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn a love poem, The Sun Rising by John Donne. We will discuss both its line by line and stanza wise explanation. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Who was John Donne? John Donne was born in 1572 and died in 1631. John Donne was known as the father of metaphysical poetry. He was Catholic. He was born in Catholic family, but later on he converted to Anglicanism during the 1590s. He was known for his metaphorical and sensual style, and his poetry includes sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, songs, and satires. He was well known for his dramatic sermons. He destroyed his first career by falling in love and stayed with the woman he married until her death. He wrote love and divine poems. He wrote about the man's relationship with God and about his lover and true love. He expressed his feelings very openly, and his love poems are explorations of the types of love and friendship from the man's point of view. He used concise, abrupt openings, argumentative style, and satires. Introduction of the poem. The Sun Rising, as written to Anne. In it, Donne and his beloved wake up together, and Donne feared that someone will walk in on them. The unwelcome intruder is not her father, nor his boss, nor a London stranger, but the sun, which here the conceit. Donne treats sun as a person. This is a love poem of John Donne. He used many concites in it. Tone of this poem is mocking, as he addressed to the sun, but eventually his tone became polite. This poem is about the true and honest love of Donne and his beloved. Donne challenges the sun's authority and claims that love gives him the power to stay in bed all day with his lover. Donne used personification, comparison, and argumentative style in this poem. So we are going to discuss its difficult words. Unruly वो होता है जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो, जिसको किसी रूल्स का पता ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता ना हो, क्योंकि सन जो है वो डन और उसकी बिलवर्ड की परमिशन के बगैर उसके नज़दीक जो है वो उनके रूम में अपनी रेज एंटर कर रहा था, तो उसको वो अनसिविलाइज्ड बोल रहा है. सॉसी हु काज ट्रबल, पेडेंटिक, नैरो माइंडेड, जो कि छोटी सी बात की भी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है या उसको लगता है कि वो हर चीज़ को ठीक कर देगा. रेच, इसको विलन कहते हैं, या फिर ऐसा अनहैप्पी या अनफॉर्चुनेट पर्सन जो होता है. चाइल्ड, टू स्कोल्ड, किसी को डांटना या किसी को किसी चीज़ के लिए गुस्से से या सख्ती से या नसीहत करके मनाना. अप्रेंटिसेस जो हैं वो लर्नर्स, जो कि कोई न्यू स्किल सीख रहे हों या किसी भी तरह का कोई न्यू नॉलेज गेन कर रहे हों, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं. रेवरेंट, डिवाइन, कंट्रैक्टेड, ड्यूटी बाउंड, यानी कि किसी को किसी काम के लिए बाउंड कर देना या फोर्स कर देना. द सनराइजिंग पोइम, इसके 3 स्टैंजाज हैं जो कि 10 लाइन्स पे बेस करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा है बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन. इसमें जो डन है वो स्टार्ट कर रहा है एब्रप्ट ओपनिंग से, और वो सन को हार्शली जो है वो एड्रेस कर रहा है. उसको कह रहा है बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, कि तुम बिल्कुल जो हो वो बेवकूफ़ हो और तुम्हें किसी भी रूल्स का नहीं पता. वाई डोस्ट थो दस, इसमें है डोस्ट डू, थो यू एंड दस, मतलब कि इन सच अ वे. इस लाइन का मतलब है वाई डोस्ट तो 10 का मतलब ये है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो. थ्रो विंडोज़ के ज़रिए एंड थ्रो कर्टन्स, और पर्दों के ज़रिए कॉलोनस हमारे कमरे तक आ रहे हो या हम तक पहुंच रहे हो, ये तुम क्यों कर रहे हो. मस्ट टू थाई मोशन लवर सीजन रन, के मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ही मूवमेंट है, तुम्हारे ही मोशन से जो लवर्स हैं उनके सीज़न या उनकी सारी रूटीन है वो तुम्हारे गिर्द घूमेगी. सॉसी पेडेंटिक रच, गो चाइल्ड. सॉसी पेडेंटिक रच, यहाँ वो बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है सन के साथ और उसको कह रहा है कि बिल्कुल इलिटरेट हो तुम, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है और तुम्हें जो है वो ज़्यादा ही अगर लोगों की फ़िक्र पड़ी है तो गो चाइल्ड, तो फिर जाओ जाकर नसीहत करो या उठाओ जाकर. लेट स्कूल बॉयज़, वो स्टूडेंट्स जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं. एंड सोअर प्रेंटिसेस यानी कि जो शुरू के बिगनर्स हैं जो लर्न कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल वो अनहैप्पी लोग हैं, उनको जाके उठाओ जिनका जाना बहुत ज़रूरी है काम पर. गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, या फिर जाके हंट्समैन को बताओ
कि किंग जो है वो सवारी करेगा। तब के जो हंट्समैन थे 17th सेंचुरी के, वो बादशाह से पहले उठकर जाके रास्ता साफ करते थे और वो देखते थे कि हर चीज़ जो है वो सेट है, और ये उनकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पर डन सन से कह रहा है कि जाके तुम वो वाली ड्यूटीज़ पूरी करो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। कॉल कंट्री आंट टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, और तुम जाके आंट्स को कहो कि अब जो है हमने वो जो फसल है वो पक चुकी है, वो अपने लिए जो है वो खुराक इकट्ठी कर लें। यानी कि जो काम एक ड्यूटी के साथ चल रहा है, एक रूटीन के साथ चल रहा है, तुम जाके उन कामों को निपटाओ। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम, कि जो प्यार है उसके लिए सब एक जैसा है। नो सीजन नोज, कोई उसके लिए मौसम नहीं है। नोर क्लाइम, ना ही कोई वेदर है, कोई क्लाइमेट है। नॉर आवर्स, ना ही घंटे हैं। डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम, कि घंटे दिन माह ये सब जो हैं ये टाइम के पैचेस हैं, मतलब कि टाइम्स के इंटरवल्स हैं जो कि लव के लिए या बिलवर्ड्स के लिए या जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तुम्हारा ये सब यहाँ पर आकर हमें जगाना या बगैर पूछे, बगैर हमारी इजाज़त के हमारे कमरे में अपनी रेज एंटर करना, ये तुम्हारा बिल्कुल जो है वो अनसिविलाइज्ड मैनर है। और तुम जाके उनको उठाओ जिनको उठाने की ज़रूरत है, जो लेट हो रहे हैं या जो बाकी दुनिया तुम्हारे रूल्स पर चल रही है, लेकिन लवर्स जो हैं उनको तुम्हारे रूल पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ब्रीफ सी है। In the first stanza, the tone of the poet is striking and angry. The poet addresses the sun by saying, "You are a fool, busy and uncontrollable. When we on bed, why you disturb us through your rays and peep into my room?" He raises a question here. Do you want lovers to go according to your motions? No and never. Love is not associated with such barriers. Go and wake up late schoolboys, huntsmen, and farmer to go on work. Love is bound with climate and neither seasons nor it is connected with the pieces of time, hours, days and months. तो अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। थाई बीम्स, थाई मतलब यूअर्स, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। थाई बीम्स यूअर रेज सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वो पूछ रहा है यहाँ पर, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारी जो रेज हैं सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं या डिवाइन हैं या होली हैं। वाई शुड अस टॉट थिंक, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तुम्हें लगता है, मतलब उसे पूछ रहा है, एक तंज उसे सटायर कर रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और बहुत ज़्यादा जो है वो होली हैं? ऐसा नहीं है। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद अ विंक, वो कह रहा है कि अगर मैं अपनी आंख बंद कर लूँ तो तुम्हें ग्रहण लग सकता है, तुम्हारी इन रेज को ग्रहण लग सकता है, यानी कि बिल्कुल डार्क हो सकता है। तुम्हारी जो रेज हैं उनका मेरे नज़दीक बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है उनकी मेरे नज़दीक। अगर मैं आंखें बंद कर लूँ तुम नजर आना बंद हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा इस तरह की तुम्हारी रेज का जो ज़बरदस्ती मुझे नहीं दिख सकती। इसमें वो आर्ग्यूमेंटेशन कर रहा है उसके साथ और साथ ही साथ सटायर भी कर रहा है। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी बिलवर्ड को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता। यानी कि वो कह रहा है अगर मैं सूरज को अनदेखा करने के लिए अपनी आंखें बंद करूँगा तो मेरी जो बिलवर्ड है वो भी मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगी। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, वो कह रहा है लेकिन उसकी आंखें जो मेरी बिलवर्ड हैं वो इतनी ज़्यादा रोशन हैं कि वो तुम्हारी आंखों को भी अंधा कर देंगी। उनको देखो और कल मेरे पास आना, फिर मुझे बताना। वेदर बोथ द इंडियाज़ ऑफ स्पाइस एंड माइन, यहाँ पर इंडियाज़ ऑफ स्पाइस एंड माइन से मुराद है एक इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट और एक इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज़। अब जो इंडियाज़ ऑफ स्पाइस है वो कहते हैं सब कॉन्टिनेंट को और इंडियाज़ ऑफ माइन कहते हैं वेस्ट इंडीज़ को। मतलब जितनी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन्स है ना वो सारी वेस्ट इंडीज़ में है। तो उसे कह रहा है कि वहाँ पर तुम जाओ, उनको देखो और फिर मुझे आकर बताओ। बी वेयर थो लेफ्ट देम और लाई हेयर विद मी, कि तुमने वो जो इतना वहाँ पर देख के आए हो, इतनी मशहूर, इतनी पावरफुल और इतनी कीमती इंडियाज़ को जो तुम देख कर आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो वहीं पर हैं या वो मेरे साथ रह रही हैं? यानी कि वो अपनी बिलवर्ड को कह रहा है कि मेरी बिलवर्ड जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो कीमती है और प्रेशियस है और पावरफुल है मेरे लिए, और वो मेरे लिए होल वर्ल्ड है। और वो उसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी जो बिलवर्ड है वो इंडिया से किसी तरह भी कम है?
ये जितना भी ये जो फेम है, जितनी भी ये जो प्रीशियसनेस है, ये जितनी भी ये गोल्ड माइंस, ये जो हैं कीमती चीज़ें, खूबसूरती है जितनी भी, वो सारी मेरे साथ है। लाई हेयर विद मी, वो मेरे साथ है। आस्क फॉर दोज किंग्स होम यू सॉट येस्टरडे, और फिर उन किंग से पूछना या उनके बारे में देखना कि जो तुमने कल देखे थे। यानी वो उससे कह रहे हैं कि तुम एक जर्नी पे जाओ और वहाँ जाकर तुम इंडियाज़ को देख कर आओ, सब कॉन्टिनेंट को भी देखो, वेस्ट इंडीज़ को भी देखो, जो कि दोनों बहुत पॉपुलर हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो पावर है और बहुत ज़्यादा वो प्रीटी और प्रेशियस हैं। और फिर तुम वहाँ जाके किंग से भी मिलोगे, और वहाँ जो सारे किंग्स हैं उनको जो तुम देख कर आओगे तो फिर उनके बारे में तुम सोचना कि क्या वो वही हैं या फिर सारे के सारे जो हैं वो मेरे पास हैं। वो अपनी बिलवर्ड को यहाँ कंपेयर कर रहा है, ये भी एक इंसाइट है। वो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है अपनी बिलवर्ड को हर चीज़ से, पॉपुलैरिटी से और प्रीशियसनेस से और ब्यूटी से और किंग से, हर चीज़ से। वो कह रहा है कि तुम इन सब चीज़ों को जब देख कर आओगे तब आकर मुझे बताना कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें वहाँ जो हैं इनकी कोई वैल्यू है, क्योंकि जो मेरे पास है ना, जो मेरी बिलवर्ड है ना, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। The second stanza is about the wholehearted appreciation of the beloved. The poet is exaggerating and orders the sun to shine them and no need to go anywhere. वो कह रहा है कि तुम्हें दुनिया में और कहीं पर भी जाने की या इस तरह की जो प्रेशियस चीज़ें हैं उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा कुछ जो है वो मेरे पास ही है, वो इस रूम के अंदर अंदर तुम्हें मिल जाएगा। He can fade the sun in the cloud in 1 second by closing his eyes, but he does not want to do so. He does not lose sight of his beloved. The poet exaggerated in the 5th line by saying that my beloved eyes are more shiner than you. He says, whether east, India and west, all the things are laying with me. In order to enjoy it, you go and come yesterday. Stanza number 3. She is all stares and all princes eye. Nothing else is. Princes do but play us compared to this. All honors mimic, all wealth alchemy. So, son art half as happy as we, in that the words contracted thus. Thine age asks ease, and since thy duties be to warm the word that's done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy censure is these. थर्ड स्टैंजा में पोइट अपनी बिलवर्ड की तारीफ से ही शुरू कर रहा है। वो कह रहा है शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। वो कह रहा है कि जितनी भी स्टेट्स हैं ना दुनिया में, वो सारी जो है वो मेरी बिलवर्ड है, और जितने भी प्रिंसेस और जितने भी जो उनको रूल कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं हूँ। नथिंग एल्स इज़, और कुछ भी नहीं है, ना कोई रियासत है, ना कोई उनका सुल्तान है, ना कोई किसी चीज़ को ऑन कर रहा है, सिर्फ मैं और मेरी बिलवर्ड है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस। प्रिंसेस जितने भी, वो कह रहा है कि जो भी ये जो पावरफुल लोग हैं ना, ये सिर्फ हमें धोखा देते हैं। प्ले अस कंपेयर टू दिस, इसी के साथ कहता है ऑल ऑनर्स मिमिक, जितनी भी जो इज्जत और शान और शौकत है ये सब एक दिखावा है, नुमाइश है। ऑल वेल्थ एल्कमी, और सारी की सारी दौलत फजूल है। एल्कमी होता है जो रॉ मेटल्स होते हैं या जो बिल्कुल चीप मेटल्स होते हैं, उनको मिलाकर गोल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, गोल्ड बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक फेल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जितनी भी सारी वेल्थ है ना, ये सब एक फेल्ड चीज़ है मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरी जो बिलवर्ड है वो स्टेट्स है और मैं जो हूँ वो सबका रूलर हूँ, और बाकी सारी दुनिया कुछ भी नहीं है। नथिंग एल्स इज़, उसके अलावा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती उसके लिए। तो सन आर्ट हाफ हैज़ हैप्पी एज वी। वो कह रहा है कि तुम जो सन हो वो हमारे से आधे खुश हो, यानी कि हम दो हैं ना, तो हम पूरी तरह से खुश हैं, और हम जो आधी आधी हमारी खुशी है वो मिलके इतनी बन जाती है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लेकिन तुम जो हो वो, तुम्हारे पास कोई बिलवर्ड नहीं है और तुम एक सिंगल हो, इस वजह से तुम जो हो हाफ हैप्पी हो। इन दैट द वर्ड्स कंट्रैक्टेड दस, और इस दुनिया ने तुम्हें बाउंड कर दिया है, ड्यूटी बाउंड कर दिया है, तुम्हें एक चीज़ के लिए फोर्स कर दिया है। थाइन एज आस्क्स ईज, तुम्हारी जो उम्र का तकाजा है कि तुम्हें अब आसानी दी जाए, तुम्हें अब रिलैक्सेशन दी जाए। एंड सिंस थाई ड्यूटीज़ बी, और तुम्हारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हैं दुनिया को गर्मी पहुंचाना या जो है अपनी रेस पहुंचाना। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, वो हो सकता है सारा कुछ अगर तुम सिर्फ हमें ही वार्म करते रहो। इसमें पोइट कह रहा है कि
तुम अब जो हो, सूरज को कह रहा है कि तुम बहुत ओल्ड हो चुके हो, जिस तरह कि उसने फर्स्ट टाइम में बताया था बिजी ओल्ड फूल। इसमें वो कह रहा है कि दुनिया ने तुम्हारे ज़िम्मे काम लगा दिया है कि तुम जो है वो सबको वार्मथ पहुंचाओ, और तुम, लेकिन तुम्हारी अब एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तुम्हें अब आसानी चाहिए, और ये आसानी तुम्हें इस तरह मिल सकती है अगर तुम सिर्फ हमें वार्मथ पहुंचाओ। अगर तुम सिर्फ हम दो को भी अपनी ड्यूटी दे दोगे ना, तो तुम्हारा इसका मकसद है कि तुमने पूरी दुनिया को ही वार्मथ पहुंचा दी। वो क्योंकि जो डन है वो अपने आप को और अपनी बिलवड के अलावा किसी को और कुछ समझता ही नहीं है। वो कह रहा है कि पूरी दुनिया हम ही हैं, और अगर तुम सिर्फ हमारी ही ड्यूटी पूरी कर लोगे तो फिर इसका मतलब है कि तुम पूरी दुनिया की ड्यूटी पूरी कर लोगे। यहाँ पर वो सन के साथ सिंपथी कर रहा है और उसके साथ थोड़ा हम्बल हो रहा है। शुरू में जिस तरह का उसका रवैया था बहुत रूड और बहुत बदतमीज़ी वाला वो अल्फाज थे, लेकिन यहाँ पर अब वो है वो उसके लिए ईजीनेस करना चाह रहा है। शाइन हेयर टू अस, हमारे लिए यहाँ पर शाइन करो। एंड थो आर्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब है कि तुमने हर जगह ही अपनी रोशनी पहुँचा दी। दिस बेड थाई सेंटर इज़, ये बेड तुम्हारा मरकज़ होगा। दीज वॉल्स थाई स्फेयर, और ये वॉल्स हैं ये तुम्हारे लिए स्फेयर का काम करेंगी। यानी कि तुमने जितना भी जो तुम सन जो है वो 2 डायरेक्शंस में घूमता है, एक सर्कल में और एक स्फेरिकल में। ठीक है, सर्कल में वो घूमता है डे और नाइट्स को लाने के लिए, और स्फेरिकल रोटेशन वो इसलिए करता है ताकि सीजन्स आते रहें। तो वो उसको दोनों तरह से बता रहा है कि बेड के गिर्द तुम अपनी सर्कुलर रोटेशन कर सकते हो, और जो वॉल्स हैं इनके गिर्द तुम अपनी स्फेरिकल रोटेशन कर सकते हो। यानी कि तुम्हारा दोनों तरफ से काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ हम दोनों के इस रूम के इर्द गिर्द रहने से ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। In the third stanza, the poet continues the direct addressing toward the sun. He says, "My beloved is my state, and I am the king of that state. All the princes imitate how to love with honor." The poet argues that we shrink the word, and it is easy for you that you do not shine and warm the entire world. All the words and its geographies and beauties are with me. Just shine is the completion of your duty. Our bed is your center, and the walls of this room are your spheres. सो हमने अब इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कर ली, लाइन बाय लाइन भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते